हमारा आज का टॉपिक है जीन पियाजे के मुख्य सैद्धांतिक प्रत्यय, द मेन थियोरेटिकल कंसेप्ट ऑफ जीन पियाजे। ऑल ऑफ यू, दिस इज शिवशंकर कुमार सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द मेन कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पियाजे। दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय कुछ नवीन शब्दावलियों और अवधारणाओं का प्रयोग किया था। हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या को तब तक हम बेहतर ढंग से नहीं समझ सकते हैं जब तक कि हम इन मेन कंसेप्ट जैसे कि स्कीमा, आत्मसात्मीकरण, समायोजन, ये सब जो शब्द हैं उनको अच्छे ढंग से नहीं समझ लें। इन कंसेप्ट को समझना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि इससे संबंधित कई सारे प्रश्न जो है वो टैट्स, बीएड और डीएड, एमएड वगैरह में पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और उसकी शैक्षिक उपयोगिता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। तो आज हम इन नवीन शब्दावलियों, अवधारणाओं को समझेंगे और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न सीटैट या और सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न आयु अवस्थाओं में बालक का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास किस प्रकार होता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम उसी सिद्धांत से संबंधित कई नवीन अवधारणाओं और शब्दावलियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्कीमा की। स्कीमा जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित एक मनोवैज्ञानिक शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है आरेख। मनोविज्ञान की भाषा में इसे ही उद्दीपन अनुक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार हम मोबाइल की मेमोरी में कोई सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन या डाटा को अलग अलग फोल्डर्स जैसे कि म्यूजिक, फोटोज, वीडियोस के रूप में स्टोर कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार उसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार स्कीमा जो होती है वो हमारे दिमाग में पहले से ही स्टोर्ड कोई मानसिक सूचना या जानकारी होती है या मानसिक ज्ञान होता है जिसका हम जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक बच्चा जब अपने आसपास के वातावरण में कोई भी चीज देखता, सुनता है या अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करता है तो वह उसकी विशेषताओं के आधार पर, उस वस्तु की विशेषताओं या उस घटना की विशेषताओं के आधार पर उसके बारे में खुद की एक समझ विकसित कर उसे जानकारी के रूप में अपने दिमाग में बैठा लेता है। आम बोलचाल की भाषा में इसी जानकारी को जो है हम मानसिक ज्ञान को या अवधारणा के नाम से जानते हैं और जीन पियाजे के अनुसार इसी को जो है हम स्कीमा कहते हैं। इसी स्कीमा के कारण जो है बालक का किसी भी घटना या वस्तु के प्रति व्यवहार करने का एक विशेष ढंग डेवलप हो जाता है। जीन पियाजे ने इस स्कीमा को परिभाषित करते हुए कहा है कि स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना है या मानसिक संक्रिया है जिसका सामान्यीकरण संभव। यहाँ सामान्यीकरण संभव है, इसका मतलब क्या? सामान्यीकरण क्या होता है? तो सामान्यीकरण का मतलब होता है किसी एक चीज में सीखी हुई चीज, कोई भी बात का किसी दूसरी जगह में प्रयोग करना। मतलब एक परिस्थिति में सीखी हुई बात का जो है किसी दूसरी जगह में प्रयोग करना। जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं या शिमला के जो लोग हैं या नैनीताल, मसूरी या मनाली के जो लोग हैं वो शरीर को गर्म रखने के लिए ड्राई फ्रूट्स, मांस, मदिरा का सेवन अधिक करते हैं। तो यहाँ सामान्यीकरण का मतलब यह हुआ कि जो लोग ठंडे जगह में रहते हैं वो गर्म चीजों का सेवन अधिक करते हैं। ठीक है, तो सामान्यीकरण का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग स्कीमा को जो है एक उदाहरण द्वारा भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा जो है वो अपने पिता को देखता है कि पके हुए आम का गूदा खा रहे हैं और गुठली और छिलका को फेंक दे रहे हैं, तो वह भी यह सीख जाता है कि गूदा को खाना चाहिए, गुठली और छिलका को फेंक देना चाहिए। तो उसकी यह जानकारी जो है मनोविज्ञान की भाषा में स्कीमा कहलाएगी। और इसी तरह कई मानसिक जानकारियों या सूचनाओं का जो व्यवस्थित संग्रह होता है या संगठन होता है उसी को हम स्कीमा का प्लूरल स्कीमाटा कहते हैं। ठीक है, स्कीमाटा जो है वो स्कीमा का प्लूरल वर्ड है। और इस यह जो है स्कीमा जो है वो शुरू में
बहुत कम होता है। धीरे धीरे स्कीमा जो है वो बढ़ते, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका जो है स्कीमा में भी या मानसिक ज्ञान में भी वृद्धि होती चली जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुकूलन की, एडॉप्टेशन की। एडॉप्टेशन जो है वो मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है, जन्मजात गुण है, अद्भुत गुण है। इसी के कारण हम जो है किसी भी परिस्थिति में अपने शरीर को ढाल पाते, मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अनुकूलन का अर्थ होता है किसी भी वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना या किसी भी वातावरण के अनुसार में सामंजस्य स्थापित कर लेना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी माहौल या वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, और इस अनुकूलन को जो है जीन पियाजे ने वो दो उपक्रियाओं या भागों में बांटा है। पहला है आत्मसात्मीकरण और दूसरा है समायोजन। आत्मसात्मीकरण एसिमुलेशन है ना, तो एसिमुलेशन जो है वो बहुत हद तक, या आत्मसात्मीकरण जो है ये बहुत हद तक जो है वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अर्थात अधिगम स्थानांतरण से मिलता जुलता है, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पहले वीडियो में समझा चुके हैं। जो सबसे पहला वीडियो मेरा था वो इसी के ऊपर में था, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में था, है ना। अब इसको जो है कहेंगे, अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भाई आत्मसात्मीकरण है क्या, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारा प्रश्न पहले भी पूछ चुका है, इसलिए इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो जब पहले से कोई चीज सीखे हुए ज्ञान में या पहले से सीखे हुए सूचना में जो है, जब हम किसी नई जानकारी को जोड़ करके या किसी नए ज्ञान को जोड़ करके किसी भी चीज को सीखते हैं तो वो जो है आत्मसात्मीकरण कहलाता है। ठीक है, पहले से सीखे हुए ज्ञान में किसी नए ज्ञान को जोड़ना ही आत्मसात्मीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे यदि एक बच्चा जो है वो अपने घर में एक सफेद गाय को देखता है, ठीक है, तो शुरू में वो समझता है कि गाय सफेद रंग की होती है जो कि दूध देती है और जिसके 4 पैर होते हैं, मतलब एक जैसा, मतलब उसका रूप रंग वो दिमाग में बैठा लेता है। बाद में जब वो घर से बाहर निकलता है तो रास्ते में वो देखता है कि वैसे ही रूप रंग वाली जो है काली गाय अलग अलग रूप रंग की गायों को देखता है, जैसे काली, भूरी, चितकबरी रंगों की गायों को वो देखता है। और वो जो है वो पहले जो वो जानता था कि गाय सिर्फ सफेद रंग की होती है, तो उसमें नई चीज को जोड़ देता है कि गाय सिर्फ सफेद रंग की नहीं होती बल्कि काली, भूरी और चितकबरी रंगों की भी जो है वो होती है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन सी टाइप में पूछा गया है पहले, वो इस तरह से पूछता है, जो कि 20/9/2015 को पूछा गया था पेपर 2 में सी टाइप में, कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आत्मसात्मीकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता या अनुकूलन? तो हम लोग आत्मसात्मीकरण कहते हैं, ये उसमें सही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं समायोजन की, एकोमोडेशन की। तो एकोमोडेशन क्या होता है, या समायोजन को जो है हम लोग जो है समायोजन को समंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, कई जगह पे समंजन भी इसको यूज करता है, तो समायोजन को समंजन भी कहा जा सकता है। तो समायोजन के अंतर्गत जो है वो बालक अपने नए और पुराने स्कीमा में कुछ और नए विचारों को जोड़ करके या नए जानकारियों को जोड़ करके वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और अपनी पुरानी स्कीमा या नॉलेज में जो है परिवर्तन लाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत वह यह भी जान पाता है कि अनेक रंगों वाली जो गाय होती है वो सिर्फ दूध ही नहीं देती, हाँ, या वही सिर्फ दूध नहीं देती है, गाय ही सिर्फ दूध नहीं देती है, बल्कि उसके जैसे भैंस, बकरियां और ऊँटनी भी होती हैं जो कि गाय के साथ साथ दूध देने वाले जानवर हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि पुराने और नए स्कीमा में कुछ और नए विचारों को जो है जोड़ना या कुछ नए जानकारियों को जोड़ लेना ही क्या कहलाता है? तो समायोजन कहलाता है। उसके अनुरूप अपने वातावरण में ढाल लेना ही समायोजन कहलाता है। ठीक है, इसी के कारण जो है उसके व्यवहार में कुछ और नए परिवर्तन आते हैं। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है संज्ञानात्मक संतुलीकरण, कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम। इसे साम्य धारण भी कहते हैं।
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आत्म-सात्मीकरण या समायोजन के बीच एक संतुलन स्थापित करता है। इसके अंतर्गत बालक यह भी समझ कर अपने ज्ञान में को संतुलित करता है कि ऊंट और बकरियां जो है उसका प्रयोग सिर्फ दूध देने के लिए ही नहीं होता है, हाँ, बल्कि उसका मांस के रूप में भी जो है या ऊंट का प्रयोग सवारी के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके ज्ञान में थोड़ी और वृद्धि हो जाती है और यहाँ पे जो है वो क्या करता है, वो आत्म-सात्मीकरण और समायोजन के बीच में एक संतुलन स्थापित करता है नए ज्ञान के जरिए। ठीक है, तो इसी को हम जो है वो कहते हैं संज्ञानात्मक संतुलीकरण। मतलब इसमें जो है आत्म-सात्मीकरण में जो ज्ञान प्राप्त हुआ था और समायोजन के बीच में जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन दोनों के बीच में जो है वो संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है संज्ञानात्मक संरचना, जिसको कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। यह किसी बालक के मानसिक ज्ञान, योग्यताओं और क्षमताओं का एक सेट या संगठन होता है, जिसके कारण ही बड़े बालक जो है वो छोटे बालक की मानसिक, इन दोनों की जो मानसिक आयु होती है वो अलग अलग होती है। दोनों का सोचने विचारने का जो ढंग होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक संरचना भी हम लोग समझ गए। हाँ, इसी के कारण जो है बड़ा बच्चा बड़ा के जैसा व्यवहार करता है, छोटा बच्चा छोटे के जैसा व्यवहार करता है ना। उसमें समझदारी उतनी नहीं होती है जितने कि बड़े बच्चे में होती है, क्योंकि बड़े बच्चों में जो है जानकारियां अधिक हो जाती हैं, तो वो व्यवहार मैच्योर्ड, बहुत हद तक मैच्योर्ड हो जाता है। ठीक है, तो हमारे संज्ञानात्मक संरचना जो होता है वो उसी संज्ञानात्मक संरचना जो कि मानसिक योग्यताओं का एक सेट होता है या संगठन होता है, उसी के कारण हमारे व्यवहार में वो परिवर्तन आता है। अब हम लोग बात करते हैं स्कीम्स की। देखिए, स्कीमा और स्कीम्स दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, स्कीमा जो है वो मानसिक ज्ञान का संगठन होता है, जबकि स्कीम्स जो होता है वो उससे भिन्न होता है। यह कई सारे व्यवहारों का व्यवस्थित संगठन होता है जिसे हम रोज दोहराते हैं, है ना। जैसे कि खाना बनाने के लिए हम रोज खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए हम रोज क्या करते हैं, रोज सब्जियों को धोते हैं, काटते हैं, मसाले तैयार करते हैं, आवश्यकता अनुसार उसको पानी, नमक वगैरह डालते हैं। तो ये सब जो है व्यवहार हम लोग रोज दोहराते हैं। तो इन सभी व्यवहारों का जो संगठन है वो क्या कहलाता है, स्कीम्स कहलाता है। और स्कीमा क्या होता है, तो मानसिक ज्ञान का संगठन होता है, वो मानसिक योग्यताओं का संगठन होता है। ठीक है, स्कीमा स्कीम्स में अंतर समझ में आ गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है विकेंद्रीकरण। ठीक है, ये भी एक प्रत्यय है जिसको समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो है वो विकेंद्रीकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको हम डिसेंटरिंग कहते हैं, है ना। इंग्लिश में डिसेंटरिंग के नाम से भी जानते हैं। केंद्रीकरण का जो संबंध है वो बालक के वास्तविक चिंतन शक्ति से इसका संबंध होता है। ठीक है, यथार्थ रूप से सोचने की जो क्षमता होती है बालक की, उसी को हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, इसी के कारण जो है, इसी वास्तविक चिंतन शक्ति के कारण जो है वो बालक किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम हो पाता है। विकेंद्रीकरण के कारण ही बच्चा जो है वो किसी समस्या के बारे में वस्तुनिष्ठ और वास्तविक तरीके से सोचने समझने की क्षमता को जो है विकसित कर पाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और भी नए नए वीडियोज़ के साथ आपके सामने आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।